हेलो, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रॉनिकल आईएएस। आई एम प्रकाश और हम लोग डील कर रहे हैं टेस्ट पेपर 9 का एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सेगमेंट। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक हाउ इंडिया इज अलाइनिंग। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ इंडिया इज अलाइनिंग इट्स हाउ इंडिया इज अलाइनिंग अलाइनिंग इट्स डेवलपमेंट पॉलिसी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या कह रहा है? भारत अपनी विकास नीतियों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ किस प्रकार संरेखित करता है। मतलब कह रहा है कि हाउ इंडिया इज अलाइनिंग इट्स डेवलपमेंट पॉलिसीज विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस बेसिक क्वेश्चन में क्या बताना है भाई? फर्स्टली, आवर फर्स्ट आवर फर्स्ट you can say that our first priority to understand the requirements of the question. What is the requirement of the question, or identifying the demand of the question? What is the demand of the question? And second step is decode the क्वेश्चन। डिकोड द क्वेश्चन, डिकोड करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ इंडिया इज अलाइनिंग इट्स डेवलपमेंट पॉलिसी। मतलब इंडिया अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज पॉलिसीज को कैसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 हैं उसके साथ अलाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? यू जस्ट नीड सिंपली अ कनेक्टिविटी ऑफ इंडियाज पॉलिसी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको क्या करना है? तो कह रहा है कि एक कनेक्टिविटी बनानी है, मेकिंग द कनेक्टिविटी with the question the developmental policies and SDG। डेवलपमेंट पॉलिसीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच में कनेक्टिविटी को फॉर्म करना है। ओके, नाउ सो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन और द अप्रोचिंग द क्वेश्चन। व्हाट इज द इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप पढ़ के क्वेश्चन को जरूर देखें। तो कह रहा है कि भाई इंडिया कैसे अपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज को अलाइन कर रहा है विद द सस्टेनेबल गोल। तो आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया इज एडॉप्टिंग द सस्टेनेबल गोल्स 2030 sustainable goals 2030 and its 17 targets which is deeply connected to the India's progressive and inclusive development strategy। ठीक, तो क्या है? इंडिया इज अडॉप्टिंग द सस्टेनेबल गोल्स 2030 एंड इट्स 17 टारगेट्स विच डीपली कनेक्टेड टू द इंडियाज प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज विच एमिंग, ऐसे लिख सकते हैं कि विच एमिंग टू इंश्योर all kind of development of all sections। ठीक, अब क्या करना है? नेक्स्ट
we are going to write down the main body of the question. मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन में क्या है भाई, वो कह रहा है हाउ इंडिया इज अलाइनिंग इट्स डेवलपमेंट पॉलिसीज. तो यहां क्या करना है आपको, सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एसडीजी अलाइनमेंट्स बताना है. तो बता सकते हो, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया एग्जांपल में एसडीजी फर्स्ट. एसडीजी फर्स्ट क्या है, तो वो कह रहा है कि नो पॉवर्टी है. तो एसडीजी फर्स्ट नो पॉवर्टी है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं. नो पॉवर्टी के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चला रहे हैं. तो जैसे हमने बताया मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक, सब्सिडी. तो यहां पे आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसी के साथ आप मनरेगा भी जोड़ सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन जो था उसको. अब मान लो यहाँ पे एसडीजी सेकंड है, एसडीजी 2 नो हंगर. अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, नो हंगर के लिए तो कह रहा है पोषण अभियान चला रहे हैं. पहला तो यहां पे हम कर सकते हैं पोषण अभियान. इसी पोषण अभियान के साथ हम क्या चला रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चल रहा है. सपोर्ट टू द फार्मर्स वाई पीएम किसान, ठीक, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चल रहा है. तो यहां पे आप नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यू हैव टू जस्ट सिंपली पुट इट ऑल द स्कीम्स. थर्ड क्या हो सकता है, हम कर सकते हैं एसडीजी थर्ड ले लेते हैं, एसडीजी 3. एसडीजी 3 के साथ क्या है भाई, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के साथ क्या है, सबसे पहले तो हमने बताना है, इसमें आप एक स्कीम ले सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन. इट इज द प्रायोरिटाइज मिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और क्या लिख सकते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम ले सकते हैं. नेक्स्ट क्या ले सकते हैं इसमें आप ले सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, थर्ड नेशनल हेल्थ मिशन. एसडीजी 4 क्या है, एसडीजी 4 है क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. एसडीजी 4 सर्व शिक्षा अभियान. स्कूल चले हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. These are the schemes. Next SDG 5 जेंडर इक्वेलिटी. जेंडर इक्वेलिटी क्या है, जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गया, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लिया. इस SDG 6 क्या है, क्लीन वाटर सैनिटेशन, जिसमें आप जल जीवन मिशन को इंक्लूड कर सकते हो. SDG 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के लिए हम लोग इंटरनेशनल सोलर मिशन का पार्ट है, उज्ज्वला योजना है इंडिया के पास, ठीक. नेक्स्ट आप कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, SDG 13 की बात मैं कर रहा हूँ, SDG 13. तो इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक. तो ये सारी बातें हैं कि हाउ इंडियाज policies are aligning, development policies are aligning with the SDG goals, and how India is moving progressively towards achieving the targets of sustainable development. But यहाँ पर there are so many challenges. कुछ challenge भी है, तो we have to mention the challenge.
यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड लिमिट, क्योंकि अब मैं यहाँ के बाद रुक गया क्योंकि वर्ड लिमिट्स इतना नहीं है आपको। 125 वर्ड्स में यू मस्ट हैव टू इंक्लूड ऑल द, यू कैन से दैट कि ऑल द स्टफिंग, जो भी स्टफ रिक्वायरमेंट स्टफिंग है वो 125 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए। तो चैलेंज क्या है इसका? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इंडिया हैज मेड अ प्रोग्रेस बट द रेट इज वेरी स्लो, स्लो रेट है, स्लो रेट ऑफ हिटिंग द टारगेट है। रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटी अमंग्स द स्टेट इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो डिस्पैरिटी है, ह्यूज गैप बिटवीन amongst the state, huge gap है amongst the state like Kerala and Bihar, amongst the states, ठीक, there is a huge gap, there is a large gap amongst the state है। next क्या हो सकता है? urban rural gap in education, health and sanitation। next क्या है? there is a gap of gender inequality, there is a clear gap between urban and rural areas, ठीक। there is a severe city in the urban areas of number of slums are increasing, slums increase हो रहे हैं, मतलब मल न्यूट्रिशन आ रहा है, फूड न्यूट्रिशन सैनिटेशन का इशू है, ये सब है। डिस्पाइट ऑफ द इंडिया हैव द प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ इरिडिकेशन एंड प्रॉपर प्रोग्राम टू इरिडिकेट ऑल दीज थिंग्स। अब क्या कह रहे हैं? कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं इसका? अभी इससे ज्यादा तो इसमें आपके पास स्कोप नहीं है बहुत लिखने का, तो कंक्लूजन लिख सकते हैं हम ऐसे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी डिसएडवांटेज India's progress is better than any developing country, and each passing day improvements are very fast, each passing day क्या है? improvements are very fast but destiny is more far away where India can go। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का एक इंट्रो लिख सकते हैं। आई एम प्रकाश, we are dealing with the environment, disaster management and geography section. In this paper we are going to deal the environment and disaster management section. Look at the question, trace the major landform, 7 number question, trace the major land reforms undertaken in India since independence, assess their impact on agriculture। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए प्रमुख भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए और कृषि पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। कह रहा है ट्रेस द मेजर लैंड रिफॉर्म्स अंडरटेकन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एसेस देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, तो कह रहा है कि भाई एसेस करो उसका इम्पैक्ट को। तो कैसे एसेस करेंगे? तो फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द इसेंशियल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? तो कह रहा है फर्स्टली ट्रेस द मेजर और इसेंशियल लैंड रिफॉर्म्स।
लैंड रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद का जो मेजर लैंड रिफॉर्म है वो बताओ। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एसेस दी एसेस देयर impact on agriculture, impact on agriculture। तो फिर क्या कह रहा है, impact on agriculture बताना है। तो आप क्या कहोगे, इंडियाज लैंड रिफॉर्म एम टू रिमूव द फ्यूडल स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि इंडियाज, व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन, इंडियाज India's aims to India's aims to remove India's aims to reform land policies because there is a high fluctuation on the land distribution. Very less number of people have majority of lands, and most of the people of India have very less land. So for the social equality, abolition of feudal structure, for the social equality and abolition of feudal structure, India taking a step or aiming to reform the लैंड पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज। ठीक, अब इसके बाद क्या बताना है, अब इसके बाद मेन बॉडी में कुछ पॉलिसीज यू हैव टू मेंशन सम पॉलिसीज इन द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ पॉलिसीज बताना है। जैसे एक आप बता सकते हो, यू शुड मेंशन एबोलिशन ऑफ intermediaries, abolition of intermediaries, like जमींदार, मीडिएटर्स में जमींदार हो गए, उसके साथ साथ कौन हो गए, लैंडलॉर्ड्स हु कलेक्ट्स द रेंट्स, मिडिल मैन। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज और एवोल्यूशन ऑफ मिडिल मैन, बिकॉज वी ऑल आर नो दैट हमने रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और जो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, और एक तरीके से आपने जो अस्थाई और स्टेबल या परमानेंट सेटलमेंट देखा था, उसमें हम लोगों ने फ्यूडलिज्म के सेंस देखे थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज डिसाइडिंग दैट कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन आर प्रियम्बल हम लोग जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सम पीपल्स आर एक्वायरिंग मोर लैंड्स एंड सम पीपल हैव वेरी लेस लैंड। ठीक, तो उसी के लिए हमने देखा, उसी के लिए हमने एक रिफॉर्मेटिव स्टेप, अफर्मेटिव स्टेप्स लिए, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जमींदारी एबोलिशन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, लैंड, जो लैंड है, लैंड वेंट डायरेक्टली टू दी फार्मर। ठीक, अब इसी के साथ हमने और क्या किया, एक इसी में बता सकते हैं नेक्स्ट, टेनेंसी रिफॉर्म्स बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेनेंसी रिफॉर्म्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म्स? टेनेंसी रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो सिक्योर द टेनेंसी राइट्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स। टेनेंट्स का क्या करना था? सिक्योर करना था टेनेंसी राइट्स को। रेगुलेशन ऑफ रेंट्स एंड प्रिवेंट्स द एक्सप्लॉइटेशन। रेगुलेशन ऑफ रेंट्स एंड
prevents the prevents prevents the rights of farmers, prevents the rights of farmers। और इसके साथ साथ अब इसी में कुछ आप बता भी सकते हैं, जैसे एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज में आपको यूपी का 1950s का यूपी जमींदारी एवोल्यूशन सिस्टम बता सकते थे। टेंडेंसी रिफॉर्म क्या, सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स, जिसमें चकबंदी, हदबंदी, सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स। थर्ड वन इज सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स, सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स, ये बता सकते हैं। इसमें क्या था सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स में, सेट अपर लिमिट्स ऑन हाउ मच लैंड अ पर्सन इज एक्वायरिंग। तो इसमें क्या था, हमने देखा था कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग से हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इससे ज्यादा लैंड अ पर्सन कैन नॉट बी होल्ड और पर्सन कैन बी होल्ड, कितना एक पर्सन इंडिविजुअली कितना लैंड होल्ड कर सकता है और उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मान लो 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मार्जिनलाइज और वल्नरेबल सेक्शन के पास, जिसके पास नो लैंड है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सरप्लस लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इसी में क्या हुआ, सरप्लस लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, सरप्लस लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका क्या हुआ, प्रोविजन फॉर ऑनरशिप राइट्स भी हुआ इसी के साथ। और इसी में एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, लैंड सीलिंग एक्ट ऑफ 1960s एंड 70s, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। फोर्थ वन इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। यू हैव टू मेंशन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब यहां पे क्या है, ये कह रहा है कि भाई एम टू रिड्यूस द लैंड फ्रेगमेंटेशन। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एम्स टू रिड्यूस द लैंड फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज वी ऑल आर नो दैट कि इंडिया में जो साइज ऑफ लैंड है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता जा रहा है ना। तो इसी को कंसोलिडेट करने के लिए हमने क्या किया, मेनी स्मॉल एंड स्कैटर्ड जो लैंड्स थे उनको जो है उनको रिड्यूस करने के लिए उन जो मेनी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स उनको मिलाकर के एक बड़ा हेक्टेयर बनाने का ट्राई किया हमने। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मर्ज द स्मॉल प्लॉट्स इनटू सिंगल। इसी में क्या क्या है, मर्ज द स्मॉल प्लॉट्स इनटू द सिंगल, ताकि हम हेक्टेयर्स में डिवीजन कर पाए इसका। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे इसमें एग्जांपल क्या देख सकते हो, like consolidation of Punjab, Haryana and Western UP where the land size is higher and where the land size is larger as compared to the rest of India, ठीक। अब इसके बाद क्या है, cooperative farming, cooperative farming and भूदान movement। We all are know that this भूदान मूवमेंट इज लीडिंग बाई आचार्य विनोबा भावे, ठीक। तो अब भूदान मूवमेंट वॉलेंट्री लैंड डोनेशन मूवमेंट था। इट इज अ वॉलेंट्री लैंड डोनेशन मूवमेंट फॉर द लैंडलेस पीपल एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल इन देयर फर्स्ट एंड सेकेंड फेजेस, ठीक। एंड देन हमें क्या करना है, अभी इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हम ना, बिकॉज वी हैव टू keep one thing in our mind कि what is the word limit of this question। next क्या है, what is the impact of, next में बताना है कि impact of land reform on Indian agriculture। सबसे पहले क्या पॉजिटिव impact हुआ, elimination of intermediaries। तो आप पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हो, elimination of मिडिल मैन। सबसे पहले क्या हुआ,
इलिमिनेशन हुआ मिडिल मैन का। नेक्स्ट क्या हो सकता है, सिक्योरिटी फॉर टेनेंट्स, सिक्योरिटी फॉर टेनेंट्स हुआ, सिक्योरिटी फॉर टेनेंट्स। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। थर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। फोर्थ क्या हुआ, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, reducing the number of landless people, landless people, reducing the number of landless people। और क्या हुआ, consolidation of land, consolidation of land। fifth is consolidation, consolidation of land। and sixth one is establishment of democratic value और दी सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू। ये भी हुआ ना, लोगों ने डोनेट किया इसकी वजह से। अब आप क्या कह सकते हो, इसके लिमिटेशंस क्या थे। पहले तो ये क्या हुआ, पैची इंप्लीमेंटेशन हुआ, ऐसे ही बता दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। पैची इंप्लीमेंटेशन हुआ, बहुत सारा लूप होल था इन द इंप्लीमेंटेशन। टेनेंसी रिफॉर्म इज इनकम्प्लीट बिकॉज सम स्टेट्स आर forcefully implemented, some states are as usual ऐसे ही। there are lot of corruption in this because on that time when the land reform is taking place, that is the time of, you can say that the belief, उतना टेक्नोलॉजी था नहीं, कंप्यूटराइजेशन नहीं था, ठीक, जोनिंग अच्छे से नहीं हुआ। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेड लैंड जो थे, वो आज भी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुए, मोस्ट ऑफ द लैंड्स आर बैरन, यूजलेस फॉर द एग्रीकल्चर। तो उसका एक कोई बहुत मेजर जो है हमारे पास इनकम नहीं आया। जो लोग, जिन लोगों ने लैंड को शेयर किया, वो पहले से ही लैंड अनप्रोडक्टिव, अनफर्टाइल था। इट इज नॉट यूजफुल, इट इज ओनली यूजफुल फॉर द हैबिटेशन, ठीक। ओवरऑल आउटकम क्या आप बोल सकते हैं कि इंडियाज लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि इंडियाज लैंड रिफॉर्म सिंस independence, India's land reform, India's land reform is very much successful, and it was a historic step taken from the government to solve the issue of landless peoples, to solve the issue of landless people। ये आप एक तरीके से कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंस ब्रॉट importance of social changes, reducing the landlord dominancy, reducing the feudalism, it changed the total structure of change the total structure of India, or it can increase the number of farmers, ठीक, landlords ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो ये लिखें, थैंक यू। हेलो, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्रॉनिकल IAS। I am Prakash। Now we are going to discuss the next question. Explain the cause and consequence of environmental pollution and degradation in India।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, explain the causes and consequences of environmental pollution and degradation in India. Explain is a tail word here. Explain is a tail word. Causes, the primary keyword of the question, and consequence is the secondary keyword of the question. Okay, now we are just come to the point that what is the demand of the question. It is a very simple and straightforward question. Demand of the question is, tell us the causes behind the environmental degradation and pollution, and the second one is consequences of the environmental degradation and pollution. Okay, let me start with the intro. What should be the intro of that question? Question क्या कह रहा था? Question कह रहा था कि causes, tell us the causes of environmental pollution and degradation in India. तो intro कैसा हो सकता है कि present scenario of India's environmental status is not very much positive. India is a leading country which faces severe consequences of environmental degradation and pollution. The major factors of environmental degradation and pollutions are anthropogenic. The major factors which are responsible for the environmental degradation and pollutions are anthropogenic. अब कह रहे हैं कि causes बता दो, तो make a circle and tell us the causes behind the environmental degradation and pollution. तो पहला cause क्या है? unplanned industries and urbanization. Unplanned industries and urbanization. What is the means of unplanned industries and urbanization? Like unplanned, कि कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ लगाएं, where the population is very less and dispersal. Suppose that कि दिल्ली के आसपास एरियाज में हैवी इंडस्ट्री लगा दिया आपने बहुत सारी, तो हैवी इंडस्ट्री क्या करेगा, बहुत सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर देगा. और वी ऑल आर नो दैट कि दिल्ली हैव मच हायर पॉपुलेशन देन इट्स एरिया. दिल्ली के पास मच हायर पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में एरिया के. India have a humongous population. Then day by day the urbanization is increasing, the demand of urban area is increasing, and because of this reason the urban sprawl, the issue of urban sprawl is increasing. The issue of urban sprawl बढ़ रहा है. urban sprawl बढ़ेगा तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा, ठीक, उस पर जो है बिल्डिंग्स बनेंगे, अपार्टमेंट्स बनेंगे. तो जब भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बात होता है तो हम उसको सॉइल के हेल्थ को, एग्रीकल्चरल एरिया को लगातार एक्वायर किया जा रहा है. तो अनप्लान्ड इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द, वी ऑल आर नो दैट पुअर वेस्ट ट्रीटमेंट है इंडिया में, पुअर वेस्ट ट्रीटमेंट है.
डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है विच इज अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन है। सेकेंड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, agricultural practices, agricultural practices like jhum cultivation, jhum cultivation, jhum cultivation. Under the jhum cultivation, we all are know that the peoples are searching for the fertile land after 2 and 3 years of cropping. When the land is, you can say that land is losing its potential, then the peoples are just moving from that particular area to searching a new land, and you can say that removing the forest from the removing the tree from the forest and acquiring more land for the agriculture. ठीक, तो झूम कल्टिवेशन. नेक्स्ट, द इशू ऑफ parali burning, there is a big issue. Overuse of chemical fertilizers, overuse of chemical fertilizers, overuse of chemical fertilizers. Next, unscientific plogging, unscientific irrigation with the irrigation, monocropping cultures, नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज. डिफॉरेस्टेशन we all are know that deforestation and land use change. Deforestation, why? Because we all are know that India is a largest populated country, which each passing day the demand of houses is increasing, and because of this reason the peoples of India is focusing on the forest land, and forest land is converting into the agricultural land, and after some time agricultural land is converted into the housing colonies. ठीक ना. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, जैसे हमने देखा लॉस ऑफ ग्रीन कवर बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में. ठीक, मोनोकल्चर और ये सब तो मैंने बता ही दिया. नेक्स्ट क्या हो सकता है, वेहिकुलर इमिशंस. वेहिकुलर इमिशन का मतलब क्या है, द इमिशन विच इज इमिटिंग फ्रॉम द व्हीकल्स. ठीक, PM 2.5 और PM 10. जैसे कोई हमने देखा है कि इवन और ऑड, जिस भी कंट्री में एयर पोल्यूशन का इशू है वो इवन और ऑड डेज जो है व्हीकल का एक रूल उन्होंने बनाया हुआ है. पर इंडिया में तो आप जानते हो कि vehicle purchasing is a social reputation, the issue of social recognition and reputation, and that's why एक ही person huge number of cars रख रहा है. जैसे आप किसी पॉलिटिकल लीडर को देखें, वो एक है पर उसके साथ एक काफिला चलेगा गाड़ियों का 10-15 तो उसी का होगा. तो इस तरह का एक सोशल रेपुटेशन का एलिमेंट्स है इंडिया में. देयर इज अ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है. और क्या हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बिकॉज एनर्जी प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मतलब क्या है, आवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाई डिमांड, आवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑन कोल बेस्ड अभी भी है. मोर देन 60% आवर एनर्जी सप्लाई इज बेस्ड ऑन कोल. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो ये हैं. अब इसको डिटेल में आपको जो है डिकोडिफाई करके बता देना है एग्जामिनर को. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो पहला तो है देयर इज अ सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट. द सिटी लाइक दिल्ली, हियर द पीपल्स आर नॉर्मली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रोंकाइटिस, द प्रॉब्लम related to the breathing,
द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लंग्स, तो हेल्थ इंपैक्ट है, एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जा रही हैं, कार्डियो वेस्कुलर डिजीजेस हो जा रही हैं, कैंसर हो जा रहा है, ठीक। वाटर पोल्यूशन से वाटर बॉन्ड डिजीजेस हो रहे हैं, जैसे कॉलरा है, डायरिया है, इस तरह का। और आप देखोगे सॉयल कंटामिनेशन हो जा रहा है, सॉयल में हैवी मेटल जो है, हैवी मेटल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से फूड चेन सिस्टम जो है इंडिया का वो बैडली इंपैक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूज लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है। और क्या है, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड का एक इशू है, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड का भी इशू है। एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का भी इशू है। क्लाइमेट एंड वेदर एक्सट्रीम्स हमको फेस करने को मिल रहा है, लाइक हीट वेव्स, देयर इज अ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, ठीक, tsunami, there is a frequent number of cyclones has been generated, more number of cyclones has been generated। economic cost क्या है, तो देख रहे हैं हम कि because of all the environmental degradation there is a issue of health care cost जो है इंडिया में वो बढ़ गया है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे क्लीन वाटर है, फर्टाइल सॉइल है, क्लीन एयर है, ये सब नहीं है, ठीक। अब कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ गए, इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि अब कौन से की एरियाज हैं वेयर वी कैन एड्रेस। तो स्ट्रांग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन चाहिए, देयर इज अ स्ट्रांग वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी चाहिए, ठीक, देयर इज अ यूनिवर्सल इंप्लीकेशन ऑफ ऑड एंड इवन व्हीकल पॉलिसी चाहिए हमें। हमें ये भी देखना है कि कौन सी गाड़ी जो है BS6 स्टैंडर्ड के नीचे है, फुलफिल नहीं करे, उसे हटा देना चाहिए। मोर एंड मोर प्रोमोटिंग द EV व्हीकल्स, प्रमोट करना चाहिए कि सोलर एनर्जी का यूज लोग करें। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जगह इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखें, और न्यूक्लियर फैमिली की जगह ज्वाइंट फैमिली में रहने का ट्राई करें, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो नीड ऑफ सेपरेट हाउसिंग जो है वो भी कम होगा। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं भाई, हम ये लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम इन इंडिया है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन and pollution related problem in India is because of India's a rapid rate of economic growth and industrialization, ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड रेट ऑफ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके साथ साथ क्या कह सकते हो कि देयर इज अ इंडिया नीड्स अ बैलेंस पॉलिसी ऑफ, इंडिया नीड्स अ बैलेंस पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक। तो ये आपका हो गया, थैंक यू। Question number 8. Look at the question and read carefully. Analyze the change in India's industrial policy since 1991, their effect on
इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, के बोल रहा है कि 1991 के बाद भारत में औद्योगिक नीति में आए परिवर्तनों और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, मतलब एनालाइज कीजिए कि व्हाट आर द चेंजेस आफ्टर द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ओके, नाउ what is the method to solve the question? Firstly, break down. Firstly, break down the question. Break down the question and understand the nature of the question. Nature of the question, which will help you to decodifying the question. क्या कह रहा है? Analyze the change of industrial policy. Analyze the change of industrial policy 1991. 1991 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एनालाइज कीजिए एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देयर इफेक्ट्स ऑन industrial growth of India. So here the tail word is analyze. This is the primary keyword of the question, and this is the secondary keyword of the question. So this is the method where you can approach the question, decode the question. क्या पता चला कि टेल वर्ड है एनालाइज, उसके बाद क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 बताना है और उसका देयर इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ background of the question. Background of the question. We start intro with the background of question like before 1990, after और before दोनों. तो क्या बोलोगे कि before 1991, before 1991 India's industrial policy was based on socialist as well as the mixed economic model, which is more focused on closed economic policies. Closed economic policies का मतलब क्या होता है? Where the public sector in dominance in key industries, where the public sector dominance is more heavy state control. Heavy state control का मतलब क्या होता है? Where the government is controlling most of the industries. ठीक, और क्या था भाई? Restriction on foreign investment to preserve the interest of the local industrial man. मतलब अपने यहाँ के इंसान का, अपने यहाँ के जो इंडस्ट्रियल मैन थे उनकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमने रिस्ट्रिक्ट किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया कि हाई स्टेट कंट्रोल था और क्या था? रिस्ट्रिक्टेड था फॉरेन पॉलिसी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड था. इसके साथ साथ हमने देखा कि जो इंडिया का मार्केट था उस टाइम पे बिफोर द 1991, इट इज क्लोज्ड सेंटर्ड. ओपन मार्केट नहीं था, क्लोज सेंटर्ड था. और क्या था? इट इज काइंड ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज इन द dilemma of fear, where they are thinking that if we are opening the market, there are so many big players enter into the market and it will destroy the whole industry of India. But 1991, there is a remarkable year of liberalization, privatization and globalization, because before 1991 the licensing is very tough. तो हमने क्या किया भाई? 1991 में हमने टुवर्ड्स द ओपन मार्केट फॉर ऑल एक्सेप्ट सम सेक्टर्स लाइक एटॉमिक एनर्जी,
डिफेंस और रेलवेज को छोड़कर हमने सबके लिए क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कर दिया। अब यहां पर ये आपको बता देना है एग्जामिनर को, उसके साथ साथ सम की फीचर्स you have to present some key features of 1991's इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या की फीचर्स हैं उसके भाई? तो कह रहा है कि आफ्टर द 1991 एलपीजी इज इंट्रोड्यूस्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ लिबरलाइजेशन? एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द मैकेनिज्म, abolition of abolition of industrial लाइसेंसिंग एबोल्यूशन कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है ये एक तरीके के रेड टेपिज्म को दिखाता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, मतलब सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में था, एंड दिस इज कॉल्ड द रेड टेपिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इट इज एग्जांपल ऑफ liberalization. Now we are going to the another word, privatization. Privatization. Under the privatization, as earlier I have to mention that except three fields, except three sectors, like defense, atomic energy, and railways. India open their market except three sectors and allow 51% foreign direct इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो सेकंड आपको पता चला कि इसने प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस को कम करके प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स का वेलकम किया। ठीक, एंड नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन after globalization there are certain fields where 100% FDI is allowed, foreign direct investment is allowed 100% because of the globalization. This is the key, you can say that this is the key aspects of after the 1991's liberalization, privatization and globalization change. Okay, now the effects of industrial policy on industrial growth. In this segment you have to put some data. Before 1991, India's industrial growth rate is oscillating between 3% to 4%, but after the 1991, India's industrial growth rate is between 8% to 10%. This is the major change because of industrial reforms. तो एक चीज तो आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट क्या कर सकते हो? increase the competitiveness and efficiency. Because of open market there are so many players come in the Indian market, and because of this reason the competitiveness is increasing,
and because of this reason the efficiency of market also increase. After the industrialization, the products are productivity of the market also increase. Why the productivity of the market also increase? Because we all are know that before 1991 market is closed. जब मार्केट क्लोज है तो नए प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं. इफ व्हेन द न्यू प्लेयर्स आर कम विद न्यू आइडियाज एंड न्यू आइटम्स, देन द कंपटीशन विल ईच पासिंग डे टफर. तो जब कंपटीशन टफर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्केट इज इंक्रीजिंग. थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड डेवलपमेंट इंक्रीज. employment and development skills are enhancing each passing day because of the privatization, globalization. Then export of goods also increase. Goods also increase in the world because of open market. It doesn't mean कि केवल import होगा. There are lot of export as well. There are emergence of new sectors and dominated by India. Emergence of new sector and that sector is dominated by India, like ITs, MNCs, multinational companies. तो इसका और क्या कर सकते हैं? एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. expansion of, because India is a huge market, that's why every company or every country's businessman wanting to invest in India, and because of this reason there is a huge expansion on FDI flow in India. And nowadays you can put the data, India's FDI is more than 700. नेक्स्ट क्या हो सकता है? चैलेंजेस. कुछ चैलेंज भी बता दीजिए. इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बता दिया और इतना कुछ आपको बता दिया. इसके साथ साथ यू हैव टू मेंशन सम चैलेंजेस. व्हाट आर द चैलेंजेस? लाइक because of globalization, privatization and liberalization, Indian automobile sector as well as the, you can say that, mobile sector of India, and as well as so many sectors which cannot compete with the other advanced technological advancement या टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंपनी इंडिया कॉम्पिटिट नहीं कर पाया. उसके साथ साथ देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. देयर आर सम स्टेट्स, इफ यू लुक एट द मैप of India, there are some of the states which are very much in the sense of profit. They are very much, you can say that they are very much profitable, or they are very much in a good condition, like this area, Mumbai, and this is also Delhi, Gurgaon and NCR belt, and this is the area where the foreign investment is coming more, and that's why it will increase the regional imbalance in the industrial growth. Next, MSMEs face competitiveness and struggle in the modernization of technology. MSMEs facing
MSMEs are also facing the condition of trouble. नेक्स्ट क्या हो सकता है? इनफॉर्मल सेक्टर इशू लाइक लो वेजेस, पुअर वर्किंग एनवायरमेंट, इस तरह की चीजें आप बता सकते हो. नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसमें कुछ रिसेंट पॉलिसीज भी इनबिल्ड कर सकते हो. जैसे रिसेंट में हमने क्या किया, 2001 में मेक इन 2014 में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, टेक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ये सब आप डाल सकते हो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डाल सकते हो, उसकी रैंकिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंक्लूजन. अब इसका कंक्लूजन क्या है भाई? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट क्वेश्चन? लिख सकते हैं कि आफ्टर 1991's industrial policy, whole picture of whole picture of India will change, where India gradually change its perspective of closed market towards open market, which will eventually make India more stronger in context of industrial growth, ठीक, बिकॉज वी हैव द ह्यूमंगस पॉपुलेशन. तो ये सारी चीजें आपको करके, इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस कि 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्क द सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल सिस्टम टुवर्ड्स द प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी लिख सकते हैं. ये भी बता सकते हैं कि आफ्टर द लिबरलाइजेशन एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी आफ्टर 1991. Thank you. Discuss the major types of natural and man-made disaster affecting India's and their impacts. Look at the question and find out what are the key points of the question. What are the key points of the question? Discuss is a tail word. As earlier so many times I have to mention that. What is the importance of tail word? Tail word, it gives you the knowledge, it gives you the roadmap where the question is going on, what is the exact nature and demand of the question. Discuss the major types of natural. Look at the question, major type of natural. This is the primary keyword of the question. And man-made disaster, this is the secondary keyword. Affecting the India and their impacts, this is the tertiary keyword of the क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या बताना है? भारत को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं और उनके प्रभावों पर चर्चा करनी है आपको, ठीक. तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को. फर्स्टली वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, द डिमांड of the question. What kind of question, or what is the nature of the question, and what kind of demand of the question? Demand of the question is just simply, in the first stance you have to
in first step you have to just simply tell us, examiner, what is man-made disaster as well as natural disaster. Natural disaster. And part, in the second part, you have to mention the impact of that disaster. तो आपको क्या बताना है इसमें कि भाई मैन मेड डिजास्टर्स क्या हैं और नेचुरल डिजास्टर क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है. तो लेट मी स्टार्ट विथ सम बेसिक्स. व्हाट इज डिजास्टर? What is disaster? Anything which is suddenly and the catastrophic event which significantly harm the man, property, human life and the whole biota, it is called disaster. ठीक. तो disaster क्या है? Which suddenly happen and significantly, it is a catastrophic event. Suddenly happen, it is a catastrophic event and impact significantly the human life, loss of property एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोटा, मतलब इन्वायरमेंट के साथ साथ बायोटा को भी इन्वॉल्व कर रही है. ठीक. तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन? द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रो ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया इज वेरी मच sensitive for both kind of disaster, natural as well as man-made, because of its geographical, geological plus dense, geological as well as dense population and so many other things as well. So in this question, India is a very much sensitive for both kind of disaster and natural as well as man-made, because its geographical, geological and dense population and so many other things which are responsible for India is making so much sensitive for both kind of disasters. Okay, now the next part is you have to list down the main man-made disasters. Man-made disaster, because the questions need to discuss the major type of natural and man-made. So here there is a man-made disaster as well as a natural disaster. Natural disaster like earthquake, cyclone, tsunami, landslide, heat waves, cloudburst, etc. There are so many, but like flood, drought, these are the natural disasters. Cyclones, flood, drought, tsunami, landslide, heat wave, cloudburst, these are. You have to just simply explain some of them. And man-made disasters like
deforestation, 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 like man-made floods, man-made floods. You can say that the because of man activity, forest fire, because of man activity, like pandemic, because of man is responsible behind this deforestation, flood, forest fire, pandemic, and some kind of drought as well. Like you can say that heat waves हो गया, industrial and chemical disasters as well. Industrial and chemical disasters as well. Is it okay? अब यहाँ पे बता सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ पे विजाग गैस लीक 2020, टॉक्सिक एक्सपोजर्स था, फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स भी बता सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिजास्टर्स इंक्लूडिंग फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स. 6 one is fires and explosion. नेक्स्ट क्या बता सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशनल एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशनल या ट्रांसपोर्टेशन accidents, and like 9 one is stampede. You have to explain just all the things in environmental degradation as well. Environmental degradation like pollution, man-made pollutions. So 10th one is a environmental degradation, and you have to just simply explain all these, not all of, some of the, like earthquake, cyclone, tsunami, landslide. Here you can explain the industrial chemical disasters, like as earlier I have to mention Bhopal gas tragedy, and the impact of disaster. Now we are moving towards the another part of the question, the impact of the natural as well as man-made disasters. What is the impact? So impact can drawn like social impacts. What is the social impact? What is the social impact? Displacement, there is a issue of displacement and migration. Displacement and migration. क्यों ऐसा होगा भाई? Because of landslide, flood, drought, इन सब से peoples are forcefully unwanted, मतलब इंसान चाहता नहीं है जाना. Because of catastrophic events, because of the catastrophic sudden events, the peoples are forcing towards another area. तो पहला क्या होगा? सबसे पहले displacement and migration issue. Next, loss of life, loss of property, loss of life, loss of property, loss of property, loss of ethical identity, loss of emotional lands, ये सब भी हो गया. नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई? डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन
and health issue, health services, disruption of education, education, disruption of education and health services, health services. नेक्स्ट क्या हो सकता है? it will change the it will change the demographic settings, it will change the demographic settings of another area, and it will cause the another challenge, because if you are moving from one place to another place, the another place persons are raising their concern कि हमारे एरिया में कैसे आ गया भाई. तो demographic settings change होती हैं. It will change the whole dynamics of that particular area. Next, what is the economic impact? So here is economic impact. What is the economic impact? Just huge number of loss of employment. क्या होगा भाई? बहुत सारा employment loss हो जाएगा. Destruction of property and infrastructure, like destruction of, yeah, huge damage, destruction of property, like road, rail, other transportational facilities, other mode of transportation, loss of market, loss of market. These type of concern you have to mention, that business and industrial disruption, because of this reason the industrial growth going slow down. Environmental impact. What is the environmental impact? What is the environmental impact? Rate of deforestation, rate of deforestation is increasing. Rate of deforestation, soil erosion, and you can say that the habitat destruction. तो ये भी हो सकता है. नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? pollution of water, air, and you can say that soil. increase the vulnerability of the future disasters. तो ये भी लिख सकते हैं. मतलब बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं. आपको ये भी देखना है कि वर्ड लिमिट भी. तो नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट. पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? स्ट्रेस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, नीड फॉर बेटर प्लानिंग. इट विल डिस्टर्ब एंड इट विल, यू कैन से दैट, गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर देगी कि आपने कैसी व्यवस्था की ना. तो सम टाइम इट विल इंक्रीज, इफ इट दिस इशू इज इंक्रीजिंग, इट विल इन हैम्पर the daily routine of the democratic practices. Can highlight the governance gaps, na? Can highlight the governance gap, as well as strengthening resilience and well managed. ये सब एक्सपोज कर देगा कि भाई जो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, हमें वेल मैनेजमेंट करने की जरूरत है. अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? उससे पहले आपको एक मैप मैं यहाँ पे दे रहा हूं. यू शुड make map in every paper. ये आप जरूर बनाना वहां पे एग्जाम में. इट इज मस्ट to make the diagram. Okay, now I will show you with a different color. This whole area is 60% disaster is here and 30% disaster
associated here, and 5% disaster is here, and rest of the disaster is covered whole India. So 10% here, 5% here, and 5% is here. This area is basically focused on natural disasters like landslide, mudslide, avalanches और क्लाउड बर्स्ट, इस तरह का चीजें हैं, अर्थक्वेक्स। तो इन सब चीजें इधर भी क्या है, लैंडस्लाइड है, मैनमेड भी है और नेचुरल भी है। इधर साइक्लोनिक हिट हो रहा है, साइक्लोनिक हिट बोथ है, तो यहां पर भी आप इस एरिया को भी थोड़ा सा कर लेंगे इसी में ना, साइक्लोनिक हिट है। तो ये एक मैप बना करके नाउ वी आर रीचिंग टू दी कंक्लूजन। नाउ वी आर रीचिंग टू दी कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, इंडिया is very much vulnerable to the natural as well as man-made disasters. India is very much vulnerable to the natural as well as man-made disasters, so that India needs effective disaster management पॉलिसी। ये हो गया आपका कि आप क्या लिखेंगे। इसके साथ और भी लिख सकते हैं कि इंडिया इज नीड्स इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी विथ अर्ली वार्निंग सिस्टम, एंड इंडिया इज फोकसिंग ऑन सम ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस field as well. They are moving to the next question. Look at the question. Analyze the problems faced by animal husbandry sector and measures to improve its productivity. Question क्या कह रहा है? Analyze. This is the tail word. Analyze. Analyze the problem faced by animal husbandry sector and measures to improve its productivity. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुपालन क्षेत्र में जो समस्याएं पशुपालन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के उपायों का विश्लेषण कीजिए। बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर फेस कर रहा है, और यू हैव टू आल्सो सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द मिटिगेशन और रिड्यूसिंग दैट problem, as well as you have to mention some of the scheme of the government which will initiate or address the issue. Okay, come to the point that कि क्या है भाई, इसको का इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का इसका अप्रोच क्या है, इंट्रो कैसे लिख सकते हैं। तो लिख दोगे इसमें, ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, इंडियाज animal husbandry sector is very much large and extensive, but also in a vulnerable condition because of certain problems. स्टार्ट कर देंगे इंट्रो ऐसे कि इंडियाज एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर is very much large and extensive, but also in a vulnerable condition because of certain problems. Or you can also start with the India's animal husbandry sector is very much crucial for the rural development, rural employment as well as the
India's economy, rural as well as urban economy, both. But rural animal husbandry is playing more crucial role for the rural employment and rural income. सो इस तरह से भी आप लिख सकते थे, पर मैंने एक आपको बता दिया और एक यहाँ पे लिखा दिया. नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि what kind of issue India's animal husbandry is facing. What kind of? तो फर्स्ट है low productivity breeds. India have very low productivity breeds. इसका मतलब क्या है? Indigenous breeds have lower milk yielding capacity. पहला तो यही हो गया. और क्या है? Poor breeding practices and inadequate genetic improvements. Lower, क्या लिख सकते हैं भाई? लोअर प्रोडक्टिविटी ब्रीड्स में दो पॉइंट्स आपको मैंने बताए. पहला पॉइंट आपको बताया कि इंडिजिनस ब्रीड्स आर नॉट कैपेबल or they have the lower milk capacity. Second one is poor breeding practices and inadequate, you can say that inadequate genetic improvement. Second क्या है? inadequate nutrition, inadequate nutrition and food resources, ये भी लिख सकते हैं. inadequate न्यूट्रिशन एंड फूड रिसोर्सेज मतलब क्या है भाई? इंडिया में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो जो है हमारे एनिमल्स को नहीं मिलता. जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग और अलग है एनिमल्स हैं, चाहे मीट प्रोसेसिंग हो, तो हमारे पास इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है एंड फूड रिसोर्सेज लाइक शॉर्टेज ऑफ ग्रीन फॉडर. वी आर बेसिकली शिफ्ट टुवर्ड्स दी कि भाई चावल और गेहूं का जो दरुआ टाइप की चीजें होती हैं वही दे दो. ग्रीन फॉडर का कमी है. और नेक्स्ट क्या है? हैवी डिपेंडेंसी ऑन क्रॉप रिसाइड्स, जो वेस्टेज है क्रॉप का उसी को यूज करते हैं, विच आर लो न्यूट्रिशियस. नेक्स्ट क्या है? सीजनल फॉडर शॉर्टेज. तो इसी में लिख सकते हैं सीजनल फॉडर शॉर्टेज. तो सीजनल फॉडर शॉर्टेज भी है, सीजनल फॉडर शॉर्टेज भी है. नेक्स्ट क्या है? पुअर एनिमल हेल्थ एंड वेटनरी फैसिलिटीज. तो थर्ड वन इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, पुअर हेल्थ फैसिलिटी. पुअर एनिमल हेल्थ क्यों बोल रहे हैं भाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस अराइज इन इंडिया वेयर द animals are in the condition of fever, but the workers or the man which are involving on the care of animals, they are unaware with this. उनको पता ही नहीं चला. उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स आए, they are not very much skilled, they can identify. And in India the veterinary health structure is very much damaged, weakened, decentralized. So you can put it all these facts. Next one is, and the fourth one is less connected market. Less connected market. What is the means of less connected market? And lack of modernization, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ये भी है. लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? लिमिटेड एडॉप्टेशन ऑफ साइंटिफिक प्रैक्टिसेस, लाइक कि हाउस कैसा होना चाहिए, वहां पर सैनिटेशन कैसा होना चाहिए, उस रूम का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है. पुअर मैकेनाइजेशन, जैसे मिल्क मशीन्स, कूलिंग सिस्टम, हायर लेबर कॉस्ट है. ये सब भी है कि अगर मान लो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, जहां पर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो हायर कॉस्ट है. मार्केट एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप,
लेस कनेक्टेड मार्केट है और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है। लाइक ड्यूरिंग द, कल्पना करो कि पहले तो लिमिटेड एक्सेस है मार्केट का, नेक्स्ट क्या है, लाइवली स्टॉक्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैसेस, एक तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, फ्रेगमेंटेड मार्केट्स एंड वीक मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है मतलब स्टोरेज का इशू है, प्लस रोड रेल का इतना अच्छा बेटर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि रूरल एरिया में जाकर के रूरल एरिया के जो एनिमल हस्बेंड्री वर्कर्स हैं उनको अच्छा पैसा मिल पाए। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल कॉज देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल कॉज, environmental causes like the issue of heat waves, issue of heat waves, issue of heat waves है, और क्या है, drought, issue of drought which leads to the severity of the availability of fodder like drought। ठीक, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जेंडर एंड सोशल बैरियर्स भी बहुत सारे हैं। लाइक the women are more involving in the animal husbandry activities but they have the limited access। तो जेंडर बैरियर्स में आप ये भी लिख सकते हो, जेंडर बैरियर्स, इट्स ओके। तो अब यहां पर इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल इश्यूज भी लिख सकते हो कि इन इंडिया देर इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ लोन प्रोवाइडिंग बाय द private companies or the government banks in the name of animal husbandry, and government is focusing, despite of government is focusing, but the loan is not easily accessible। ठीक, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। मेजर्स टू इम्प्रूव दी प्रोडक्टिविटी, अब क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, पहला क्या कर सकते हैं, हाई 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 एल्डिंग, मिल्क एल्डिंग variety of ब्रीड्स। क्या करना है भाई, हमें जो हाई एल्डिंग मिल्क वैरायटी ऑफ ब्रीड्स को ले आना है, मतलब ब्रीड इंप्रूवमेंट एंड जेनेटिक एनहांसमेंट का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। इंप्रूव द फीड एंड फॉडर अवेलेबिलिटी, इंप्रूवमेंट in feed and fodder availability, इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन फॉडर क्रॉप्स, यूज ऑफ सीलेज, और क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट, इन इफिशिएंट यूज ऑफ क्रॉप रिसाइड्यूज एंड एग्रो इंडस्ट्री। ठीक, एग्रो इंडस्ट्रीज के भी जो भी फॉडर्स हैं उसे भी, और क्या कर सकते हैं, बेटर एनिमल हेल्थ, बेटर एनिमल हेल्थ एंड वेटनरी सर्विसेज, लाइक the services are joint with the digital connectivity। लाइक हम एक रजिस्टर्ड बनाएं और उसमें एनिमल के हेल्थ के रजिस्टर को मेंटेन करें, एंड एनिमल हस्बेंड्री जो लोग कर रहे हैं, द persons who are involving in the activity of animal husbandry, they have also learn some skills, learn skill management program or skill learning program, for those who are involving in the activities of animal husbandry। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, adaptation in climate
change, adaptation in climate change, like climate resilient lively stock system देना पड़ेगा, water efficient मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, हीट टॉलरेंट ब्रीड्स की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, promote the sustainable lively stock practices to reduce the environmental gaps. ये आपको इतनी सारी बातें करनी पड़ेंगी. You have to also mention some programs like राष्ट्रीय गोकुल मिशन. आपको ये एक प्रोग्राम मेंशन कर देना है ताकि आप ये बता पाओ कि गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है. तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन. उसके अलावा आप ये बता सकते हो कि नेशनल लाइवली स्टॉक मिशंस, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ई गोपाल ऐप. यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग. और कंक्लूजन में लिख सकते हो, इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्या कि इंडियाज एनिमल हस्बेंड्री sector have huge potential in the generation of not only employment as well as it will fulfill the idea of आत्मनिर्भर भारत as well. ठीक, तो ये आपका इंट्रो मतलब एक तरीके से कंक्लूजन हो गया. थैंक यू.